अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट तारीख की मंदी तरीन पोजीशन पर रही। स्टॉक मार्केट में आज 2000 पॉइंट्स नीचे गिरे, जिससे सरमायाकारी तकरीबन 332 अरब रुपए के डूब गए। इसकी कई वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे। सीनियर मुआशी तजज़ियाकार जनाब फर्रुख सलीम साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर आपके वक्त का, टाइम का। सर आपको आज तकलीफ देने की वजह यह है कि आज स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट की कमी की वजह से, सर तारीख में पहले भी ऐसा हुआ है सर? जी मैंने देखा है 3 या 4 मरतबा पहले 2000 पॉइंट से ज़्यादा या 2000 पॉइंट्स के लगभग जो है वो मार्केट गिरी है। जैसे आपने बताया 2000 पॉइंट्स का मतलब ये निकलता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं स्टॉक मार्केट में उनको आज के दिन में तकरीबन $2 बिलियन का जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। तो बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन अगर तारीख के नुक्ता निगाह से देखी जाए तो ऐसे पहले भी हो चुका है। ऐसे पहले भी हो चुका है। सर वजह क्या बनी, बुनियादी वजह क्या बनी आज स्टॉक मार्केट इस तरह गिरने से? देखिए, आपने कहा बुनियादी वजह क्या है, बुनियादी वजूहात भी डिस्कस कर लेते हैं और बुनियादी के अलावा जो कहलाता है सेंटिमेंट्स। देखिए, जी। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट जो हैं, उनके ऊपर 2 किस्म की ताकतें जो हैं, वो असरअंदाज होती हैं। एक तो बुनियादी ताकतें हैं, जिसका आपने ज़िक्र किया और एक सेंटिमेंट्स है वो भी बहुत असरअंदाज होता है। बुनियादी ताकतें मैं समझ रहा हूँ कि 3 किस्म की जो माशी हक़ाइक़ हैं। एक तो जिस भी दुनिया के मुल्क में जब शरह सूद तेज़ी से बढ़ता है तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे आती हैं। हमारे यहाँ आपने देखा कि स्टेट बैंक ने 1.5% सूद बढ़ाया है और अभी उसके बढ़ाने के बाद जो टी बिल्स की ऑक्शन हम कहते हैं, स्टेट बैंक जिस रेट के ऊपर जो है वो पैसे मार्केट से उठाता है, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो जी। उसका एक असर होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर कि स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे आती है। दूसरी बुनियादी वजह जो है वो मैं समझ रहा हूँ कि महँगाई की जो शरह है, अफ़रात ज़र की जो शरह है, जो कल हुकूमत पाकिस्तान का अपना जो इदारा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसने शाया की है कि महँगाई की शरह जो है वो डबल डिजिट में है, 11.5%। और अगर सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो कहलाता है जिसमें ज़रूरी अशिया हैं खाने-पीने की, वो 18% से बढ़ा है, जो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से खुराक की कीमतें बढ़ रही हैं। और अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स जो हुकूमत ने शाया किया है, वो 27% बढ़ा है, हैरानकुन हद तक बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि होलसेल में 27% की कीमतें बढ़ी हैं और अगले चंद हफ्तों में यही होलसेल की जो कीमतें बढ़ती हैं, ये फिर रिटेल पे आ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले हफ्तों में कीमतें कम होने वाली नहीं हैं। तो 3 तो ये बहुत बड़ी बुनियादी वजूहात हैं जिसका असर लिया है स्टॉक मार्केट ने और वो इतनी तेज़ी से जो है वो गिरी है। वो जिसको शॉक एलिमेंट कहते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर्स थे वो ये तवक्को नहीं रखे हुए थे कि $5 अरब का माहाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो तिजारती खसारा आ जाएगा। ये बहुत बड़ा खसारा है, ये पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख में पहले कभी किसी एक महीने में $5 अरब का खसारा नहीं आया। इसी तरह जो इन्फ्लेशन की फिगर्स मैंने बताई वो भी शॉक था, वो मुतवक्के नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था, इन्वेस्टर्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरा जो मैंने सेंटिमेंट्स का ज़िक्र किया, जी। सेंटिमेंट्स मुझे परवेज़ साहब बड़े नेगेटिव लग रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत के अंदर बड़े से नेगेटिव सेंटिमेंट्स घूम रहे हैं। एक तो कहा कहा जाता है कि जो गैर यकीनी की फ़ज़ा है, वो बिज़नेस का सबसे बड़ा दुश्मन होती है। वो ना सिर्फ़ पाकिस्तान में, अगर आज हॉलैंड में भी गैर यकीनी की फ़ज़ा फैल जाए, तो वहाँ पे भी जो बिज़नेसमैन हैं, जो सरमायादार हैं, जिनके पास माल पैसा है, वो साइडलाइन्स पे हो जाते हैं, वो अपने पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि ये गैर यकीनी की फ़ज़ा ज़रा दूर हो जाए, फिर हम कोई फ़ैसला साज़ी करेंगे बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अच्छा, अब उसमें परवेज़ साहब हम अमूमन बात करते हैं कि तिजारती खसारा पाकिस्तान का हाई है या हम कब बात करते हैं कि बजटरी खसारा हाई है। एक और खसारा है जिसको मैं क्या कहूँ, वो अंग्रेज़ी में तो ट्रस्ट डेफ़िसिट कहते हैं। जी। उसको हम कह लेंगे कि एतमाद और एतबार का जो खसारा है। यानी कि हुकूमत और अवाम के दरमियान में एक एतबार और एतमाद का खसारा मुझे नज़र आने लगा है और वो खलीज जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और उसकी एक वजह शायद ये है कि हुकूमती तर्जुमान, हुकूमती वज़रा, इवन वज़ीर-ए-आज़म खुद जो हैं, वो पिछले कोई 40 महीनों में जो आके बयानात देते हैं
वो ज़मीनी हकीकत में जाके फिर वो पूरे नहीं होते हैं। देखिए, अगर आप शुरू कर लें 2018 के साल से, अगस्त में पीटीआई की हुकूमत आई। उस वक़्त आपको याद है कि ये कहा गया, मुराद सईद साहब ने ये कहा कि 200 अरब डॉलर जो है लूटी हुई आमदन वापस लेके आएँगे, 100 बिलियन डॉलर आईएमएफ के मुँह पे मारेंगे और 100 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर निछावर किया जाएगा और पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी। फिर 2019 का तकरीबन पूरा साल गुज़र गया और हमें मुसलसल ये बताया जाता रहा मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से ख़ास तौर पे कि गर्दिशी कर्ज़ाजात जो हैं उनके ऊपर हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया है, वो अब कंट्रोल में आ गए हैं। फिर 2020 के साल को अगर आप गौर से देखें तो बार-बार हमें ये बताया गया कि हुकूमत की जो सबसे बड़ी कारकर्दगी है, जो अचीवमेंट है, जो परफ़ॉर्मेंस है, वो करंट अकाउंट का खसारा उन्होंने कंट्रोल में कर लिया है, जो जी। पीएमएलएन के दौरान बहुत हाई था, 20 अरब डॉलर तक चला गया था, वो अब कंट्रोल में आ गया है। फिर 2021 में अगर आप शॉर्टली देखिए, हम अब 12वें महीने में बैठे हैं अब। पहले शुरू में हमें बार-बार ये बताया जाता रहा कि सारे के सारे माशी इशारे जो हैं वो मस्बत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद भी बयानात देते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती रहीं, बाकी वज़रा भी यही बताते रहे। फिर ये मई-जून के महीने से आप निकाल के देख लीजिए, बार-बार एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब काबीना की मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे, ख़ास तौर पे महँगाई के ऊपर, और हमें ये बताया गया कि महँगाई का इश्यू जो है वो कंट्रोल में कर लिया गया है। तीसरा इश्यू ये था कि हमें बताया गया कि जी बुरा वक़्त जो है वो ख़त्म हो गया है, तो अब अच्छा वक़्त जो है वो आने वाला है। तो ये खलीज एक पैदा हो गया है। वज़ीर आज़म साहब जो बात कहते हैं वो ऑन द ग्राउंड पूरी नहीं होती। अभी आपने देखा कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कुछ दिन पहले ये कहा कि सट्टाबाज़ों की वजह से जो है वो रुपया बड़ी तेज़ी से गिर रहा है। जैसे ही उन्होंने ये कहा वो मज़ीद गिरना शुरू हो गया। जी। जैसे ही वज़ीर आज़म साहब महँगाई का नोटिस लेते हैं, आटे का नोटिस लेते हैं, चीनी का नोटिस लेते हैं, उनकी कीमतें मज़ीद बढ़ जाती हैं। तो ये सेंटिमेंट्स जो हैं इनको दुरुस्त करना होगा। बिल्कुल ठीक। सर आपने वैसे तो बहुत सारे क्लियर करे, लेकिन जो मेरा एक सवाल था उसमें 3-4 हैपन्स अभी हुई हैं। जैसे कहा जा रहा है कि जो सऊदी अरब से सख्त शराइत पर कर्जा लिया है, आईएमएफ के साथ जो सख्त सख्त शराइत हैं वो भी हैं, प्लस चौधरी सरवर साहब का अभी आपने जिक्र भी किया कि जो वजीरों के बयान है, क्या ये 2 जो मुआहदे हैं सऊदी अरब आईएमएफ, ये भी एक रीजन हो सकती है इसमें से? देखिए, एक परवेज़ साहब बड़ा ही बुनियादी नुक्ता, हमारी कनपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी कि हम ज़बरदस्ती आईएमएफ के पास जाएँ। जी। हमें ज़बरदस्ती धकेलता नहीं है उनके पास। जी। हम उनके पास जाते हैं क्योंकि हमारी अपनी माशी कमज़ोरियाँ हैं। हम उनके पास जाते हैं कि हमारी माशी पॉलिसीज़ जो हैं वो कामयाब नहीं होती। हम उनके पास जाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा तजारती खसारा इकट्ठा हो जाता है, फिर हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं। अब जून के महीने में हमारा वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो है वो खड़े होते हैं नेशनल असेंबली की फ्लोर में और वो हमें बताते हैं कि हुकूमत की आमदन जो है वो 4,500 अरब होगी और हुकूमत के अखराजात जो हैं वो 9,000 अरब होंगे। अब ये आईएमएफ हमें मजबूर नहीं करती कि आप 4,500 की आमदन होते हुए 9,000 अरब के खर्चा का इखराजात कर दें। तो ये हमारी अपनी कमज़ोरियों की वजह से हम आईएमएफ के पास धकेले जाते हैं। पहला नुक्ता तो ये है। दूसरा नुक्ता समझने का ये है कि आईएमएफ जो है वो एक प्योरली मालियाती इदारा नहीं है, हुँ। वो एक सियासी इदारा भी है। हुँ। उसके सियासी मालकान हैं, उसके सियासी स्टेक होल्डर्स हैं और वो सियासी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपनी जियोपॉलिटिकल गेम्स खेलते हैं, इन्हीं इदारों को इस्तेमाल करते हुए। और सबसे बड़ा जो सियासी स्टेक होल्डर है आईएमएफ का, वो अमेरिका है। आप अगर चेक करें तो अमेरिका के 8 लाख और 31,000 वोट हैं आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे जब एक अमेरिका का हाथ खड़ा होता है, तो 8 लाख और 31,000 वोट खड़े होते हैं। अब अगर पाकिस्तान ऐसा बयान देता है कि जी एब्सोल्युटली नॉट, हम अमेरिका को आप समझिए कि तड़ी लगाते हैं और फिर कुछ ही दिन के बाद उन्हीं के इदारे के पास जाते हैं कि भई हमें पैसे दे दें, तो फिर कुछ खमियाज़ा तो भुगतना पड़ेगा अवाम को ऐसे नारे लगाने के नतीजे में। बिल्कुल ठीक है। बड़े ही अदब के साथ हसन निसार साहब को इख्तिलाफ रखते हुए भी उन्होंने बात की थी कि अगर ये हुकूमत के वज़ीर और हुकूमत अपनी ज़ुबान बंद कर ले ना, ज़ुबान बंदी कर ले, तो आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएँगे। मुझे आप भी लगता है कि माइनस प्लस यही कह रहे हैं कि अपनी ज़ुबानें बंद कर लें, तो काफ़ी हद तक बेहतर है। सर, ये जो सऊदी वाला कर्ज़ा है, इस पे बड़ी मफरूज़े चल रहे हैं सोशल मीडिया पे।
इसकी क्या शराइत है, या क्या है? जरा आसान लफ्जों में मेरे जो सोशल मीडिया के सुनने वाले बताएंगे कि क्या शराइत है? कहा जा रहा बड़ी सख्त शराइत है। देखिए, आप लोग हॉलैंड में रहते हैं, मगरबी ममालिक में जो लोग जाते हैं, वो कारें भी लीज़ पे लेते हैं, उनका जी घर भी मॉर्गेज पे होता है। जी, जो उधार देने वाला है, वो आपके ऊपर 100 किस्म की शराइत लगाता है। बिल्कुल ठीक। मैं तो पैसे लेने जा रहा हूँ, तो जी सऊदी अरबिया 100 किस्म की शराइत लगाएगा, आईएमएफ के पास आप जा रहे हैं, वो 100 किस्म की शराइत लगाएगा। ये दुरुस्त है कि सऊदी अरेबिया ने इस दफ़ा जो शराइत लगाई हैं वो शायद पहले मैंने कभी ऐसी शराइत लगती देखी नहीं। जी, बहुत ही सख्त किस्म की शराइत है। एक तो ये है कि परवेज़ साहब पैकेजेस 2 हैं। एक है $3 बिलियन का जो सऊदी अरेबिया कह रहा है कि वो स्टेट बैंक के पास रखवा देगा। वो जिसको कहते हैं ना कि हाथी के दाँत खाने के और होते हैं और जी, दिखाने के और होते हैं। तो ये $3 बिलियन जो है ये सिर्फ़ दिखाने के लिए हैं, इनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ वहाँ पे सेफ डिपॉज़िट पड़ा रहेगा और हम दुनिया को कहेंगे कि देखिए हमारे स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं, वो बड़े हैं। उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने तकरीबन $120 मिलियन सालाना जो है वो सूद देना है। एक शर्त उन्होंने रखी है कि 72 घंटे में वो चाहें तो ये अपना दिया हुआ जो डिपॉज़िट है वो वापस ले सकते हैं। उन्होंने शर्त रखी है कि अगर पाकिस्तान कहीं डिफ़ॉल्ट करता है, किसी के पैसे वापस नहीं करता है, तो ऑटोमैटिक ये जो $3 बिलियन है, ये भी उनको फ़ौरन वापस करने पड़ेंगे। तो शराइत बड़ी सख्त हैं, इसमें कोई शक नहीं लेकिन हम मजबूर भी हैं और हमें जिस तेज़ी से पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़खायर गिर रहे हैं, यानी कि अगस्त के महीने में अगर आप चेक करें तो वो तकरीबन $27 अरब के थे, अब वो कोई $22 अरब पे पहुँच गए हैं। तो 3 महीनों में 5 साढ़े 4 $5 बिलियन गिर गए हैं। तो मैं समझता हूँ स्टेट बैंक इज़ इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। वो चाहता है कि जहाँ से भी जितना भी कर्ज़ा हमें मिलता है हम हमें मिल जाए और हम अपने ज़खायर दिखा सकें कि वो पहले से बुलंद हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अभी एक और चीज़ है कि आईएमएफ के कहने पर हुकूमत ने कुछ 320 अरब का मिनी बजट भी तैयार कर रहे हैं। इसमें क्या-क्या आ रहा है सर? कुछ अवाम के लिए रिलीफ आ रहा है या छुरी तेज़ की जा रही है? आपने फिर से रिलीफ़ का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर दिया। मैं सर मुझे अच्छे यही अच्छे दिन है ना सर, हम अब सोचें, ढूँढेंगे तो सही ना अच्छे दिन सर। देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत वाक़ई में चाहती है कि पाकिस्तानियों को किसी किस्म की रिलीफ़ दे। देखिए कहा जा रहा है कि इलेक्शन भी नज़दीक है और हुकूमत राइटली चाहेगी कि किसी किस्म की रिलीफ़ दे ताकि फिर उस रिलीफ़ की बुनियाद के ऊपर वोट भी माँग सके। तो मुश्किल पोज़ीशन में है, अगर आईएमएफ के पास जाती है, तो आईएमएफ किसी किस्म की रिलीफ़ देने नहीं देगा। अगर आईएमएफ के पास नहीं जाती, तो फिर गुज़ारा करना मुश्किल है। डॉलर के ज़खायर हमारे पास से जिस तेज़ी से गिर रहे हैं, तो हुकूमत वाक़ई एक बड़ी डिफ़िकल्ट पोज़ीशन में है। मिनी बजट जो है वो फाइनेंस बिल की शक्ल में सामने आएगा। आईएमएफ ने कहा है कि ऑर्डिनेंस से गुजारा नहीं कर सकेंगे। एक एक्चुअल बिल नेशनल असेंबली को पास करना होगा। उसमें जैसे आपने ज़िक्र किया कोई साढ़े 300 सवा 300 अरब रुपए की जो टैक्स एग्ज़ेम्पशंस दी गई थी वो वापस ली जाएँगी। यानी कि जिन सेक्टर्स को टैक्स की एग्ज़ेम्पशन दी थी वो ख़त्म हो जाएँगी, उनको टैक्स अदा करना पड़ेगा और उसके नतीजे में देखिए कोई भी बिज़नेस जो है जब टैक्स देने पड़ लगता है तो वो अपने अखराजात जो है वो सार्फिन के ऊपर मुंतकिल करता है। तो चीज़ें और महँगी होंगी। वो बिज़नेसेस जो हैं वो सवा 300 अरब जो है वो सार्फिन के ऊपर अपनी कीमतों की मद में जो है वो मुंतकिल हो जाए। कोई ढाई 300 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं जो आईएमएफ कह रहा है लगाने। मुशीर खज़ाना साहब ने बताया है कि ₹4 फ़ी लीटर हर महीने महीने जो है वो पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर इज़ाफ़ी टैक्स लगाया जाएगा। अब हम सालाना कोई 20 बिलियन लीटर इस्तेमाल करते हैं, तो ₹4 का मतलब ये है कि 80 अरब रुपए का इज़ाफ़ी बोझ जो है वो सार्फ़िन के ऊपर हर महीने अगले कई महीनों तक जो है वो चलता रहेगा जिसकी मद में कोई 3 साढ़े 300 अरब रुपया इज़ाफ़ी जो है वो हुकूमत ने इकट्ठा करना है। तो साथ ही साथ आप देखिएगा कि बिजली के रेट जो हैं वो भी मज़ीद बढ़ाए जाएँगे। मेरा ख़दशा ये है कि जो शरह सूद है उसमें भी मज़ीद इज़ाफ़ा आएगा। तो इन सब चीज़ों के नतीजे में मेरा ख़दशा ये है, डर ये है कि एक महँगाई का एक नया तूफ़ान जो है वो आप समझ लीजिए कि हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है। उफ़!
अच्छे दिन नहीं आए इसका मतलब है। सर एक टेक्निकल सा सवाल है, क्योंकि ये मुझे आपने भी जो कहा है ना कि जब हम कहीं कर्जा लेने जाते हैं तो उनकी शराइत बड़ी सख्त होती है। ये कहा जा रहा है कि दफाई बजट के लिए कर्ज लिया गया है, क्या जब दफाई बजट के लिए कर्ज लिया जाएगा तो इस तनाजर में इनकी ऐसी कोई शर्तें भी मानी जाती हैं जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है? सर देखिए, ये कहा ये जा रहा है कि हमारा जो एफबीआर का सालाना रेवेन्यू है, जी। उससे जब हम सूद की जो अमाउंट है वो निकाल दें, तो फिर इनफ पैसा नहीं बचता कि हम अपने दिफाई अखराजात जो हैं वो पूरे कर सकें। मेरा तखमीना ये है कि तकरीबन 80 से 85% जो अमाउंट है हमारे टोटल टैक्सेस की या एफबीआर की कलेक्शन की, वो सूद की मद में चली जाती। तो बाकी आप समझ लीजिए कि 750 अरब या 1000 अरब के करीब जो है वो अमाउंट बच जाती है। और इस साल हमने दिफा के लिए जो मुख्तस किया है वो तकरीबन 1300 अरब है। तो आप समझिए कि 1300 अरब जो है वो बचता नहीं है, 1000 अरब हमारा अपना है और बाकी जो है वो हमें कर्जे पे लेके ये काम चलाना पड़ेगा। तो तालीम के ऊपर जो खर्च हो रहा है, जो सेहत के ऊपर खर्च हो रहा है, जो हुकूमत चलाने के लिए अखराजात किए जाते हैं, वो सब के सब जो हैं वो उधार लेने पड़ेंगे, मज़ीद कर्ज़ाजात लेने पड़ेंगे। मजीद कर्जाजात लेने पड़ेंगे। सर 2-3 सवाल मैं, क्योंकि मैंने आपसे 15-20 मिनट कहा था तो तकरीबन कुछ 4-5 मिनट सर और लूंगा। सर आपकी नजर में जब नून लीग की हुकूमत ने अपना दौर